अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात में महज 11 रोज बाकी हैं, मगर कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सड़कों पर तशद्दुद और हंगामा आराई बर्पा कर रखी है। मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल वक्ती तौर पर तो मौखर हुई, लेकिन ये बहरान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सूरत हाल इस कदर नाजुक है कि सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चलाने से कासिर हैं। ऐसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस नाजुक सूरत हाल को संभालने के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिलावल साहब उम्मीद नजर आते हैं, कहते हैं आजाद कश्मीर की आवाम को बात करने का फोरम फराहम किया जाए ताकि मसाइल का हल निकल सके। Once agreement has been reached on the formation of such a commission, correspondingly, the authorities and the government should refrain from further measures pending the outcome of such a truth and reconciliation commission. All parties are willing to accept such a proposal, then of course the Pakistan People's Party is ready to play its part. हमारी तारीख कमीशंस के बारे में कोई खास नहीं रही। अवाम में तासुर पाया जाता है कि जिस मामले को खटाई में डालना हो उस पर कमीशन बना दिया जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 2006 में मिसाक जमहूरियत के मौके पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करके सियासी रहनुमाओं पर कैद, तशद्दुद, रियासती सरपरस्ती में होने वाले मजालिम और सिविल हुकूमतों की बरतरफी के बारे में रिपोर्ट पेश करनी थी, मगर उस पर आज तक कोई पेशरफ्त नहीं देखी गई। आज़ाद कश्मीर हालात पर बिलावल साहब का कहना है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। जब मकबूजा कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो क्या राजस्थान, गुजरात या दिल्ली में कोई इलेक्शन होता है? कश्मीर का फैसला तो कश्मीर ही करे, कोई और मुल्क नहीं, कोई और सूबा नहीं, कोई और इलाका नहीं जो ये बर्दाश्त करे कि सिंध का इलेक्शन हो, 12 सीटें, पंजाब में इलेक्शन हो। वो तो आप, मुझे नहीं पता आप लोग ने इतना देर कैसे बर्दाश्त किया। क्या जब मकबूजा कश्मीर उनका सो कॉल्ड इलेक्शंस होते हैं, क्या राजस्थान में और गुजरात में और न्यू दिल्ली में या कहीं और कोई इलेक्शन होता है? वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कहते हैं कि कश्मीर में किसी किस्म का कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होने देंगे। इंतखाबात के बरवक्त इनकाद के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराम करेगी। कानून और आइन के दायरे में रहकर कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से डील किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में किसी तरह का कोई आइनी बहरान वो पैदा नहीं किया जा सकता कि इलेक्शन टाइम पे हो। फेडरल गवर्नमेंट जितनी भी इसमें मदद कर सकी वो ज़रूर करेगी। हमारा आपको ये मशवरा है कि आप पुरअमन तरीके से वहाँ से मुंतशिर हों कि आपको मुकम्मल कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के डील किया जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब ने नाम लिए बगैर मौलाना फजल रहमान साहब के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि कोई आम आदमी हो या सियासतदान, कश्मीर से हो या पाकिस्तान से, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। हमारे अगर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अफवाज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज हमारे रेड लाइन है। ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बुखारी साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आज बिलावल साहब के इस मुतालबे के हवाले से जो वो कह रहे हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बनाने के हवाले से, बिलावल साहब को और पीपल्स पार्टी को ये क्यों इस वक्त महसूस हो रहा है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बनाना जो है वो ज़रूरी है ये कमीशन, और इसका स्कोप और इसके TORs बुखारी साहब वो क्या होंगे फिर? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू था आज़ाद कश्मीर में, एंड प्रायर टू दैट इलेक्शन प्रोसेस जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग्स वहाँ पे हुकूमती सतह पे जो हमारी गवर्नमेंट है और फिर वफाक के नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे और हमारी वफाक की जमात से नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे। लास्ट ईयर से ये इशू क्रॉप अप हुआ और बहुत सारे जो इश्यूज़ थे उन पे जो उनकी डिमांड्स थी, अराउंड 38-39 डिमांड्स थी, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम उन पे अमल दरामद भी हो गया था। जो कंट्रोवर्सी जो अभी भी है वो इनफैक्ट वो रेफ्यूजीज़ की सीट्स जो पाकिस्तान में, इन पे कंट्रोवर्सी थी और ये उस एजेंडे में शामिल था कि इसको रिजॉल्व किया जाएगा।
और लास्ट मंथ मीटिंग उन्होंने एक डेडलाइन दी जॉइंट एक्शन कमेटी ने, जिस पे हमारे कमेटी के मेंबर्स भी थे, पीपल्स पार्टी की वफाक की जानब से भी, मरकज़ी जमात से भी हमारे 2 नुमाइंदे थे, गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट थी। तो हमारे नुमाइंदों से रिक्वेस्ट किया कि इसको पोस्टपोन कर दें, जो कॉल आपने दी है 9 तारीख की, इसको 15 तक ले जाएं ताकि बैठ के हम गुफ्तो शरीद कर दें। बट वो बड़े स्टबन थे, उनके एडमेंट थे कि नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, और हमने उनको समझाने की भी कोशिश की। और अभी जो चेयरमैन साहब गए हैं, ऑब्वियसली इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन हो गई है वहाँ पे, कल के जो इंसिडेंट्स हैं, और फिर लोगों की एक्सेस नहीं है, इलेक्शन 27 जुलाई को हैं, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक्सेस भी नहीं मिल रही बाज़ इलाकों में। तो इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आगाज़ में कहा था कि आप इन इलेक्शंस को डिले कर दें, इनको कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर लें, ताकि हम एक ऐसा माहौल बना सकें जहाँ पे लोग आज़ादाना तौर पे अपनी राय का इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए चेयरमैन साहब कल तशरीफ़ लेके गए हैं मुज़फ़्फ़राबाद, और जहाँ उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स थे, जो हमारे टिकट होल्डर्स थे, उनके साथ गुफ्तगू की, पार्टी के रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू की, और एक नेशनल मीडिया पे भी उन्होंने बात की, जिसका जिक्र आपने किया, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन। ऑब्वियसली ये कंसेप्ट ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में चल चुका है, तो अभी क्योंकि बहुत सारे इंसानी जानों का ज़िया भी हो चुका, दोनों जानब से हो चुका, जॉइंट एक्शन कमेटी की जानब से सिविलियंस भी सी, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के भी बंदे इसमें शहीद हो चुके, शहीद हुए हैं। तो इसलिए बजाय कि किसी को प्रोसिक्यूट करने से या किसी को पेनलाइज करने से मामला ठीक नहीं होंगे, और क्योंकि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन जो कंसेप्ट है उसमें किसी को प्रोसिक्यूट करने का, किसी को पेनलाइज करने का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन कंसेप्ट ये था कि ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाए कि निज़ाम हुकूमत भी चले और कारोबार ज़िंदगी भी चले। तो इसके लिए एक अच्छा सलूशन है, क्योंकि कश्मीर बड़ा सेंसिटिव एरिया है हमारे लिए, मेरी जमात के लिए बिलखुसूस, और पाकिस्तान के लिए भी। तो हम समझते हैं कि जहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर पे जो मुल्क बैठा है वो हॉस्टिलिटीज़ तो वो 47 ऑनवर्ड कर रहा है, और हम समझते हैं कि जो मुतालबा था जॉइंट एक्शन कमेटी का रेफ्यूजीज़ की सीट्स के हवाले से, उसको एग्रेवेट किया PMLN के मिनिस्टर्स ने, उनकी स्टेटमेंट्स ने, तो उनको ज़रा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए था। सो यू फील बुखारी साहब कि ये प्योर मिस हैंडलिंग हुई है नून लीग के पार्ट पे? ऑब्वियसली अगर सिचुएशन इस सतह पे पहुंच गई है तो आप क्या कह सकेंगे कि इस पे यही कह सकेंगे ना कि मिस हैंडलिंग हुई है या प्रॉपरली उसको टैकल नहीं किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट्स हमेशा उनको रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ता है। वो टिट फॉर टैट पोजीशन गवर्नमेंट्स नहीं लिया करती, ना लेनी चाहिए, लेकिन वहाँ जहाँ पर दरअंदाजी हो रही हो, दहशतगर्दी हो रही हो, वहाँ पे टिट फॉर टैट तो ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे इश्यूज़ थ्रू डायलॉग रिजॉल्व हो सकते हों, पॉलिटिकली इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, तो फिर इस किस्म की इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए। राइट, बट जो इंटरिम सेटअप है वो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है बुखारी साहब कश्मीर में। इस जमात को, इस कमेटी को कलदम करार दिया गया, उस वक्त से लेकर अब तक उसमें पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं तो ऑन बोर्ड होगी। और दूसरा ये बुखारी साहब कि जहाँ पर बिलावल साहब अगर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का एक सोल्यूशन कमीशन बनाने का सजेस्ट कर रहे हैं, सो इन दैट केस कमीशन तो हुकूमत ने बनाना है, और जब हुकूमत कमीशन इस तरह के बनाती है तो फिर उसकी जानिबदारी पर, उसकी कॉम्पोजिशन पर सवाल भी उठते हैं। आपके ख्याल में वो सारी पार्टीज़ के लिए, क्योंकि जो अग्रीव्ड पार्टीज़ हैं वो सब ऑन बोर्ड इसमें होंगी, अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी, उनके लिए हुकूमत के बनाए हुए कमीशन कैसे काबिल कबूल होगा? वो स्पेशली नून लीग कि जो आपके बकौल भी कि जो इस नहज तक ये मामलात को लेकर आ गई। लेट्स नॉट बी प्रिज्यूमिंग थिंग्स लाइक दिस, जिस तरह आप सजेस्ट कर रही हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि जी ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन, लेकिन उसकी कंपोजिशन तो सजेस्ट नहीं की। कंपोजिशन के लिए वी नीड टू टॉक टू देम, दे नीड टू टॉक टू अस।
क्योंकि उनको हमारे साथ बैठना पड़ेगा, मेरी क़यादत के साथ बैठना पड़ेगा, और इवन मुल्क की जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको भी उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो कमीशन होगा, ऑब्वियसली उसमें उस किस्म के शख्सियात होंगी जिनकी क्रेडिबिलिटी होगी, जिन पे कंसेंसस बन सकेगा, जिनकी माजी पे कोई इस किस्म का स्पॉट नहीं होगा जो आप ये एट्रीब्यूट कर सकेंगे ये फ्री एंड फेयर इंक्वायरीज़ नहीं कर सकेंगे, ये कमीशन अपनी जो है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे या जो अपना ओपिनियन देंगे। तो ऐसे अफराद बिल्कुल पाकिस्तान में हैं जिनका माजी बड़ा बेदाग है, जो इंतहाई पैट्रियाट्स हैं, जो मुहब्ब वतन हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि ये इशू थ्रू डायलॉग रिजॉल्व हो, क्योंकि अभी देखें देर हार्डली 12 दिन रह गए हैं इलेक्शन को, और मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन कैसे कंडक्ट हो सकेंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट वहाँ पे आप ज़रूर सवाल करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे और पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं, और फिर जो कश्मीर में जो गवर्नमेंट रन की जाती है वो सब्जेक्ट टू डोमेन ऑफ दी फेडरल गवर्नमेंट होती है। ऑब्वियसली उसमें फेडरल गवर्नमेंट का इनपुट बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो चेयरमैन साहब ने आज गुफ्तगू की, और बड़े वाज़ेह पैगाम उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी को भी दिया कि गोली और बंदूक से मसाइल हल नहीं होते, और आपको ये रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए और ना ही करने देंगी जो रियासत की मशीनरी है। इसलिए इसका रास्ता यह है कि आप बैठ के बात करें, और अगर आप बंदूक और गोली की बात करेंगे तो उससे मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि उसमें से इश्यूज़ जो है वो और किसी मंतकी इंजाम तक पहुँचने की बजाय ख़राबी पैदा होगी इससे। तो इसलिए एक बड़ी अच्छी सजेशन मेरे चेयरमैन की तरफ से आई है। राइट, बट आज़ाद कश्मीर में बुखारी साहब, जो गवर्नेंस अभी आपने जिस तरह से बात की, गवर्नेंस और डिलीवरी पर फिर बात कौन करेगा? जिस किस्म के हालात वहाँ पर हैं कि लोगों को अब मुजाहिरीन को सड़कों पर आकर अपने निकलना पड़ रहा है, इस किस्म की सिचुएशन को, सूरत हाल को हम ख़राब होते हुए भी देख रहे हैं। सो मच सो दैट पीपल्स पार्टी हैज़ टू डिमांड फॉर अ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। इन इशूज़ को एड्रेस कौन करेगा बुखारी साहब? देखिए जी, वही जो कमीशन होगा ऑब्वियसली वो अपनी रिकमेंडेशंस देगा, और रिकमेंडेशन देगा तो फेडरल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। उसमें जो बेसिक इशू है ना, जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो आपने कहा को कलअदम करार दी गई, ऑब्वियसली वो एक जुडिशल फोरम पे ये इशू गया और उस पर उन्होंने रिजॉल्व किया। बात यह है कि आप रेफ्यूजीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, यू कांट इग्नोर देम। अब वो पाकिस्तान में बसते हैं, उनके राइट्स हैं, और उनके राइट्स को हमें एक्नॉलेज इसलिए भी करना पड़ेगा कि 1948 की जो रेजोल्यूशंस हैं वो बड़े सामने हैं यूनाइटेड नेशंस के, कि प्लेबिसाइड का इशू है, और उस प्लेबिसाइड इशू को रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। मेरी जमात तो इस हद तक गई, मेरे चेयरमैन ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम समझते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक जरगा बिठाया जाए, आप कन्वेंशन बुलाया जाए, जिसमें हम रिजॉल्व करें इश्यूज़ रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ GB एंड आज़ाद कश्मीर इन नेशनल असेंबली एंड इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सो इस पर हमने मेरे चेयरमैन ने एक वे आउट दिया कि चलो इस पर हम गुफ्तगू शुनीद तो करें। और मैं समझता हूँ कि इतराज़ जॉइंट एक्शन कमेटी को ये था कि एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट की जी हमारी गिनती 10 से शुरू होती है, तो उनको जो कश्मीर में बसने वाले लोग हैं उनको इस बात पर गिला भी था, इतराज़ भी था कि 10 सीटें पंजाब में हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वहाँ पे नहीं होते, वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, वहाँ पे वफाकी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है, और लोगों की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। इसलिए जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनका राइट ऑफ गवर्नेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मेरे चेयरमैन ने भी सजेस्ट किया था, हमने भी अपनी जमात में डिस्कस किया कि जिस तरह प्रोपोर्शनेटली आप रिज़र्व सीट्स देते हैं वुमेंस को और माइनॉरिटीज़ को, उस किस्म का कंसेप्ट डेवलप किया जाए और पॉलिटिकल पार्टीज से बात की जाए
और फिर जो नई असम्बली आए उस नई असम्बली में इस कानून को पास किया जाए ताकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर रेफ्यूजीज़ को आज़ाद कश्मीर की असम्बली में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। तो देर आर सोल्यूशंस जिस पे बात हो सकती है। राइट, बट बुखारी साहब, आप अगेन पीपल्स पार्टी चाहेगी कि इलेक्शंस जो है वो उसको इस वक्त डिले किया जाना चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते हमारे ही प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे सवाल ही नहीं पैदा होता, इलेक्शंस को अपने वक्त पर होना चाहिए आईन और कानून के मुताबिक। और ये कौन सी जमहूरी कुव्वतें हैं या पार्टियां हैं जो कि इलेक्शंस को डिले करवाना चाहती हैं या डिले उसमें ताख़ीर चाहती हैं? राना साहब से पूछ रहे कि आपके कैंडिडेट्स रावला कोर्ट में कैंपेन करने जा सके हैं। राना सनाउल्लाह साहब से पूछ लें जो कोटली में 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है। राना सनाउल्लाह साहब से पूछे बाग में आपके कैंडिडेट्स जा सके हैं। तो क्या हवा में बात ना करें, ग्राउंड रियलिटीज़ जो है उन पर बात करें। मेरी जमात ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के उन्होंने ये तजवीज़ दी है और हम ये चाहते थे कि लोगों को मौका मिले कि अपने जो हक़ राय दही है उसको वो इस्तेमाल कर सकें। जो आइन और कानून की बात करते हैं तो राना साहब से जरा सवाल कर ले कि प्रेसिडेंट का ऑफिस आज़ाद कश्मीर का ऑफिस कितने अरसे से खाली पड़ा है और इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है कि विदिन 30 डेज़ उसका इलेक्शन होना चाहिए। आया वो विदिन 30 डेज़ आपने इलेक्शन प्रेसिडेंट का करवाया है? तो देखें ये मेरे आइन में एक प्रोविजन मौजूद है, प्रॉबेबली आर्टिकल 254 व्हाट आई रिकॉल इट, कि जहाँ पे एक प्रेस्क्राइब टाइम गिवन है कि एक सर्टन चीज़ उसको पे होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती और सब्सिक्वेंटली होती है तो वो इलीगल और वॉइड नहीं होगी। तो ये प्रोटेक्शन तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए, जो है गैप इसको वाइडन न करें, इसको कम करने, इसको ब्रिज करने की कोशिश करें। राइट, और जो सोल्यूशन पीपल्स पार्टी भी सजेस्ट करी है बुखारी साहब, एक इसी से मुतालिक आखिरी सवाल, इसमें आप क्या समझते हैं कि टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली कमीशंस बनने से लेकर उसकी पूरी फाइंडिंग्स तक वो एक अरसा लग जाता है। हम तो टाइम फिक्स नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कहते हैं कि लेट्स हैव अ डायलॉग ऑन दिस कि एक कमीशन बनाया जाए। कमीशन जब बनाएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो बनेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप बैठेगी इस मुल्क की, गवर्नमेंट ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे होंगे, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती हैं और आज़ाद कश्मीर में भी एग्जिस्ट करती हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनके साथ बैठ के बात के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किए जा सकते हैं। हम यूनिलैटरली को टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं देना चाहते। राइट, बुखारी साहब, मौलाना साहब के ताज़ा बयान से भी मुतालिक काफ़ी एक अच्छा खासा तनाज़ा खड़ा हो गया है और उनके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज भी हो चुका है। बिलावल साहब से गुज़िश्ता रोज़ उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। आज बिलावल साहब ने भी बग़ैर नाम लिए उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी अल्फाज काबिल बर्दाश्त नहीं होंगे। सो क्या पीपल्स पार्टी के कैंप में अब ये सोच पाई जा रही है कि मौलाना साहब को रीच आउट किया जाएगा और इस हवाले से ये जो तनाज़ा खड़ा हो गया इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाएगी? ऑब्वियसली मौलाना साहब एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है पाकिस्तान के, उनकी जमात है और मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली चेयरमैन जब कहा रेड लाइन, तो देखिए जी हम अपने डिफेंडर्स को तो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते और फिर वो देखना चाहिए कि जब हमारी फोर्सेस इंडिया के साथ लड़ रही हों तो मुल्क दुश्मनों के साथ लड़ रही हैं और अगर वो शहादतें उनको मिलती हैं तो मुल्क दुश्मनों के बरसर कर पैकार होने की बुनियाद पे वो अपनी जान के नजराने पेश करते हैं। तो हमारी जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी है वो टोटली डिपेंडेंट है ऑन आर आर्म फोर्सेस और आर्म फोर्सेस की सेक्रीफाइसेस की वजह से जो कॉमन सिटीज़न है वो सोच सकता है, कारोबार कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने डिफेंडर्स को इस तरह क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उनको मोरल बूस्ट अप करने से आप उनमें मायूसी फैलाएंगे, उन ख़ानदानों में मायूसी फैलाएंगे। इसलिए बड़ी मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए और एहतियात से बयानात भी जारी करने चाहिए। इस किस्म के बयानात से आवाम की दिल आज़ारी हुई, आर्म फोर्सेस की दिल आज़ारी हुई, तो मैं समझता हूँ कि इसको रिकन्सिडर किया जाएगा उनके लेवल पे भी और इसका कोई सोल्यूशन
निकालना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी और JUI को भी। राइट। और आखिरी सवाल बुखारी साहब, कैबिनेट रीशफलिंग की बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है, वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियों की बात हो रही है, कुछ कहा जा रहा है कि अनकरीब पोर्टफोलियोज चेंज होंगे, कुछ नए चेहरे मुतारिफ कराए जाएंगे, कुछ एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं उनमें जो नौजवान हैं उनको आगे लेकर आया जाएगा। पीपल्स पार्टी अगरचे काबीना का हिस्सा नहीं है लेकिन वो पार्टनर ज़रूर है, तो आप क्या समझते हैं? अब एक तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है इस किस्म के किसी भी रीशफल को एट दिस पॉइंट इन टाइम, और आपके नज़दीक ये तब्दीली कुछ मुस्बत असरात लेकर आएगी और हो जाना चाहिए था अभी तक? पहली बात तो ये कि हम पार्टनर नहीं हैं उनके। पार्टनर होते तो हम कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। पार्टनर में तो पावर शेयरिंग होती है ना, तो वी आर नॉट शेयरिंग द पावर। हुकूमत में तो है। दूसरी बात ये डोमेन है प्राइम मिनिस्टर की। अगर प्राइम मिनिस्टर समझता है कि उसकी टीम की कारकर्दगी दुरुस्त थी तो ये उसका इख्तियार है, ये उसकी डिस्क्रिशन है। अगर इस किस्म की बातें हो रही हैं तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर जो मुतमईन नहीं है अपनी कैबिनेट के मेंबर्स की परफॉर्मेंस पे, अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो वे उनकी स्वाबदीद है। लेकिन सो मैं ये इतना ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि लोग जो हैं अवाम नास वो मुतमईन नज़र नहीं आते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस इशू पे जिससे अवाम मुतासर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के इशूज़ के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के इशूज़ के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सलमान साहब, सबसे पहले तो बिफोर के मैं आपसे दीगर इशूज़ पर बात करूँ, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज़ाद कश्मीर में जिस किस्म की सूरत हाल है और बड़ी संगीन सूरत हाल इस वक्त इस मोड़ पे पहुंच चुकी है, जिसमें बिलावल साहब तजवीज़ करें कि इस मसले का हल निकालने के लिए एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए और उसका एक ब्रॉड मैंडेट हो, तमाम फैक्ट्स को एग्जामिन करे और सारे जो अग्रीव्ड पार्टीज़ हैं उनको खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिले। आप सपोर्ट करते हैं इस किस्म के कमीशन के क़याम को? देखिए, जहाँ भी जुल्म हुआ है उस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए। जो वहाँ सियासी मांगे हैं, जो माशी नौयत की मांगे हैं, उन पे बिल्कुल मैं समझता हूँ एक बहस भी होनी चाहिए, खुले दिल से उनको सुनना चाहिए और जो कदम लेने चाहिए वो बिल्कुल फ़ैसले करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के आइन में अगर तरमीम की ज़रूरत है तो वो किया जाए, जो जमहूरी अमल है उसको शफाफ बनाया जाए, वहाँ जो इलेक्शन का एक ढोंग रचाने का इरादा है उसको ख़त्म किया जाए। तो पीपल्स पार्टी तो इस तमाम तमाशे में एक कलीदी किरदार है जो 2022 से इस मुल्क के साथ हो रहा है। 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, इलेक्शन पर हमला हो, फॉर्म 47 की हुकूमतें हों, गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तान का कोई और इलाका हो, बलूचिस्तान में जो आज शोरिश है उसकी बड़ी वजह यही है कि 78 साल से वहाँ जमहूरियत को दबाया गया है। इसी तरह अब आज़ाद कश्मीर में एक जमहूरी अमल को दबाने की कोशिश हुई है, इसको फ़ौरन रुकना चाहिए और तमाम वाक़यात को शफाफियत के साथ सामने आना चाहिए और जमहूरी अमल को आगे चलना चाहिए। राइट। सलमान साहब, दूसरा ये कि मौलाना फजल रहमान साहब का हालिया बयान इस वक्त बड़ा ही तनाज़ा उस पर खड़ा हो चुका है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब मुतालबा मौलाना साहब से ये किया जा रहा है कि वो माफ़ी मांगे अपने बयान पे। आप समझते हैं कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए? देखिए, मैं तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बयान कर देता हूँ। हमारा मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि जो भी पाकिस्तान के दिफा में खून का हदिया पेश करता है, अपनी जान का नजराना पेश करता है, वो शहीद है। तो ये बात हमारी नज़र में बिल्कुल वाज़े है। बाकी उन्होंने क्या कहा, उनको क्या करना चाहिए, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहता, लेकिन हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। राइट। सलमान साहब, अब ज़रा आमिर डोगर साहब ने आज जो उनका बयान जारी हुआ, बल्कि उन्होंने तरदीद जारी की है कायमा कमेटियों में वापसी से मुताल्लिक, और उन्होंने ये इस बात पे जोर दिया कि इमरान खान साहब ही इसका हतमी फ़ैसला करेंगे। सो एटलीस्ट ये बात क्या समझी जाए कि कायमा कमेटियों में वापसी से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है अब ये सोच कलेक्टिव एक आप लोग की सोच है कि कायमा कमेटीज़ में वापसी नहीं होगी? देखिए, गुफ्तगू जारी है, मकालमा जारी है।
आमिर डोगर साहब ने जिस राय का इजहार किया है ये एक बहुत मोतबर राय है। इमरान खान साहब ही का ये फ़ैसला था। बाज़ दोस्तों का ख्याल है कि पार्लिमानी पार्टी ख़ुद इस्तेहकाक रखती है फ़ैसला करने का, लेकिन ये अभी मकालमा जारी है, इस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। इस वक्त तक जो इमरान खान साहब का हुक्म था इन कमेटियों को छोड़ने का, वो हुक्म बिल्कुल नाफिज है। राइट, बस सलमान साहब साथ साथ ये भी ज़रूर सवाल किया जाता है कि कायमा कमेटियों से तो बाहर आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, लेकिन जो मराहत हैं वो अब तक वापस नहीं हुए। जो तकरीबन कोई पेट्रोल 320 लीटर तक पेट्रोल का जिक्र किया जाता है, गाड़ियाँ, वो सब अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के पास मौजूद है। सो वो आप समझते हैं कि वापस हो जानी चाहिए, और वापस क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, ये जानकर मुझे हैरत हुई है, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये तमाम मराहत जो हैं अब भी ली जा रही हैं। इस हवाले से मैं ज़रूर पार्टी के अंदर दरियाफ्त करूँगा और हम कोई फ़ैसला करेंगे। राइट, सलमान साहब ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बड़ी बाज़गश इस हवाले से है कि अलीमा खान साहिबा की आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब से मुलाकात से मुतालिक कोई राह जो है वो हमवार होती नज़र आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एंटिसिपेट कर रही है, या कोई सिग्नल मिला है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई इस हवाले से स्पेस आप लोगों को मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है? ये देखिए, मुलाकात तो होनी चाहिए, ये इमरान खान साहब का हक़ है, ये अलीमा बीबी का हक़ है बतौर बहन, लेकिन मेरी नज़र में या मेरी मालूमात में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इस हवाले से गुंजाइश पैदा की जा रही है। गुंजाइश की तो ज़रूरत नहीं, आइनी और कानूनी तौर पे तो ये एक हक़ है, लेकिन जो एक नाहक अमल है, जो एक गैर कानूनी अमल है जिसके ज़रिए इस मुलाकात को रोका गया है पिछले अब 8-9 माह से, वो अगर ख़त्म होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई ऐसी मालूमात नहीं है जिनकी बुनियाद पे मैं कह सकूं कि कुछ होने जा रहा है। राइट, और सलमान साहब, ओवर द लास्ट फ्यू डेज हमने ये देखा कि अलीमा खान साहिबा चूँकि बज़ाहिर कह लीजिए कि एक उनकी पॉलिटिकल सॉफ्ट लॉन्चिंग उसको करार दिया जा रहा है कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा में बाहर निकली, रैली से वो खिताब भी कर रही हैं, गुफ्तगू भी कर रही हैं, कुछ नाराज़गी का भी उन्होंने इज़हार किया। सो पार्टी इस मूव को ऑन द होल कैसे देखती है? आपको लगता है कि इससे चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मौरूसी सियासत के हवाले से आवाज़ उठी, और अली मोहम्मद खान साहब ने तो ट्वीट करके भी उन्होंने मौरूसी सियासत नामंजूर का उन्होंने जिक्र ज़रूर किया? नहीं, देखिए, उनकी ट्वीट को मैं समझता हूँ गलत तनाजुर में लिया जा रहा है। अलीमा बीबी बतौर बहन अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही हैं, उनको मुकम्मल हक़ है इस बात का कि वो पाकिस्तानी कौम के पास जाएं, पाकिस्तानी कौम को बताएं कि इमरान खान साहब के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, किस तरह उनके बुनियादी हुकूक जो हैं उनको सल्ब किया गया है, उनको इलाज की सहूलत नहीं मिल रही है, हक़ जो उनका है इलाज का वो उनको नहीं दिया जा रहा, और दीगर जो तमाम मामलात हैं कानूनी नौइयत के, आइनी नौइयत के, हर सतह पे इमरान खान साहब के साथ इस वक्त एक ऐसा बर्ताव है जिसका आइन और कानून में कोई तसव्वुर नहीं है। तो अगर ये पैगाम लेकर अलीमा बीबी पाकिस्तानी कौम के पास जाती हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, उनको हक़ है ये करने का। बट सलमान साहब, इज़ इट नॉट अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ पीटीआई लीडरशिप? क्योंकि एक तरफ जहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो एफर्ट्स उस तरह से नहीं नज़र पाई, और आप टाइम एंड अगेन हमारे शोज़ पे भी आपने उन मुश्किलात का जिक्र ज़रूर किया, लेकिन एक कम अज़ कम एक जो मोमेंटम जनरेट होना था जो कि पीटीआई बिल्कुल कर सकती थी कि जब भी कॉल दी जाती है तो लोग जो है वो बहुत बड़े नंबर्स में बाहर रिस्पॉन्ड करते हैं एवरी उस कॉल को। सो वो जब नहीं हो रहा तो एक डिसअपॉइंटमेंट फैमिली की नज़र आती है, और फिर फैमिली दे हैव टू टेक टू द रोड्स, वो बाहर आती हैं और बहनों को बाहर निकलना पड़ रहा है। नहीं, वो ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी मैं समझता हूँ मुश्किलात का सामना कर रही है, और बड़ी जवामर्दी से बखूबी सामना कर रही है। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है, नेशनल असम्बली के मेंबरान, सेनेटर साहिबान उसमें शामिल हुए, और आपको अगले चंद दिनों में हमारा जो एक लाए अमल है इस हवाले से वो नज़र आएगा। अचकज़ई साहब, अलामा नासिर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के दीगर जो हमारे दोस्त हैं, सबसे मुशावरत होगी, और हम एक आइनी कानूनी जंग जो है अदालत में, पार्लिमान में, सड़कों पर आपको बिल्कुल एक आइन और कानून के दायरे में बर्पा करते नज़र आएंगे।
अच्छा, इस कॉल को जो कि अचकजई साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये 5 अगस्त की कॉल दी, उसको भी अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि एक रोज़ की ये कॉल जो है एहतजाजी कॉल नहीं होनी चाहिए। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? कि और ये भी आप ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि ये एक रोज़ा होगी या ये कंटिन्यूस एक पूरा प्रोसेस नज़र आएगा? नहीं, एक रोज़ा नहीं है, ये एक अमल का आगाज़ होगा। ये सिर्फ कोई एक रोज़ा बात नहीं है। 5 अगस्त ज़ाहिर है खान साहब की सीरी का तीसरा साल जो है मुकम्मल होगा, तो उस दिन तो ज़ाहिर है हम बात करेंगे ये जो 3 साल गुज़रे हैं, किस तरह से खान साहब को नाहक सज़ाएँ दी गई हैं, किस तरह उनको जेल में रखा गया है। ये कौमी सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे ये तमाम बातें होंगी, लेकिन ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये मामला जारी रहेगा, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और एक मुशावरत के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI इस तमाम अमल में जुटी रहेगी। और क्या आपकी पार्टी इस तहरीक को लीड करती हुई दिखाई देगी? जी बिल्कुल, ये PTI ही का मैं समझता हूँ बुनियादी फरीज़ा है इमरान खान साहब की रिहाई, और PTI बिल्कुल अपने फ़र्ज़ को पूरा करेगी। हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमारा साथ देंगे। राइट। और आखिरी सवाल जाते जाते सलमान साहब, चूंकि अंसार अब्बासी साहब ने 2 रोज़ कबल एक उन्होंने खबर शेयर की और वो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने अचकजई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ये ज़रूर रिक्वेस्ट की है कि वो अपने तमाम हुकूमती शख्सियात से राब्ते हैं उसको तेज़ करें, और विज़वी वो जो कन्विक्शंस के हवाले से बात की जा रही है, जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो मरकज़ी अपीलें हैं, और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तैयार बैठी हुई है इस फैसला देने के हवाले से, और दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा की 26 नवंबर का जो केस उनके खिलाफ है उसमें भी बज़ाहिर बताया ये जा रहा है कि 12 अगस्त के बाद जो है वो किसी भी वक्त फैसला सामने आ सकता है। सो क्या इन वर्डिक्ट्स को डिले करने से मुताल्लिक क्या आप कंफर्म करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हुकूमती सतह पर चाह रही है कि कोई मुशावरत हो और कोई स्पेस आप लोगों को मिल सके? देखिए, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। वैसे एक अजीब सूरत हाल है ना कि अदालती फ़ैसलों के लिए मुशावरत कहीं और हो, ये इस मुल्क की अब सूरत हाल है। हम जहाँ खड़े हैं ये अफसोसनाक मकाम है। नहीं, देखिए, मैं इस बात के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। मेरा नहीं ख्याल ये कोई मुसद्दका ख़बर है। हम अदालत के सामने तो हैं ही, और अदालत का जो रवैया है वो भी कौम के सामने है। हम इस तमाम अमल में जुटे रहेंगे, लेकिन बिलाखिर ये एक सियासी मुकदमा है जो पाकिस्तानी कौम को जीतना है, और ये सियासत के मैदान में जीता जाएगा ये मुकदमा। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और इसी के साथ ही बढ़ते हैं सीनियर रहनुमा JUIFA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, मौलाना साहब के बयान पर बहुत ज़्यादा मुतालबा जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि मौलाना साहब अपने बयान पर माफ़ी मांगे। क्या मौलाना साहब अपने बयान पर माफ़ी मांगेंगे? ऐसा है कि माफ़ी मांगने की कोई वजह मौजूद नहीं है। माफ़ी मांगने की वजह वहाँ होती है जहाँ पे खुदा न खास्ता ऐसी बात की गई हो जिसमें नीयत की खराबी हो या अल्फाज की खराबी हो। यहाँ पे ना नीयत की खराबी है ना अल्फाज की खराबी है। तो जब हर चीज़ जो है वो खराबी नहीं है और आप उसका एक ख़राब मतलब निकालना चाह रहे हैं या निकाल रहे हैं और वो कोर्स के अंदाज में सारा मामला चल रहा है, तो वो अपनी नीयत को ठीक करें। हम न शोहदा के खिलाफ कोई बात की गई है, ना शोहदा के हवाले से हमने कोई ऐसा कोई हमारी नीयत में कोई खराबी है। वो हमारे अपने बच्चे हैं, वो हमारे अपने भाई हैं जो शहीद हुए थे। उनकी जो फैमिलीज हैं उनके साथ उनकी इज्जत भी करते हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है। मगर ये बात को ऐसे शोहदा का नाम लेके तो वो कहते हैं ना कि वो मामला कोई और है और वो रोंदी यार है और वो क्या रोंदी भाई को है और पिटती यार को है, पता नहीं क्या इस तरह का कोई मुहावरा है। तो इस तरह की बातें ना करें। हमेशा जो है वो पाकिस्तान के साथ मौलाना खड़े हुए हैं, हमेशा पाकिस्तान के अदारों के साथ खड़े हुए हैं। और जब आप पंजाब में घुस के आपकी गलतियों की निशानदेही करते हैं तो आप उसमें जो है ना कुछ जुमले निकालने लग जाते हैं कि ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है। इस तरह से शोहदा के पीछे जाके ना छुपे, उनके लोगों के पीछे जाके ना छुपे। ये तौहीन वो कर रहे हैं जो शोहदा का नाम लेके इस तरह की चीजें बेच रहे हैं।
कमरा साहब, आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है और इंतखाबात में महज 11 रोज़ रहने के साथ साथ इंतखाबी मुहिम वहाँ पर सियासी जमातों के लिए चलाना भी मुश्किल नज़र आता है। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना साहब का पैगाम भी, बयान भी सामने आया और उनकी उससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी गुफ्तगू हुई। उस हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि बिलावल साहब ने आज ऐलान किया है कि इस मामले के हल के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। क्या ये मौलाना साहब का भी आइडिया था? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जुडिशल कमीशन की बात जो है ना वो की गई थी जब बिलावल साहब से बात हुई है मौलाना साहब की, तो मैं भी इंसिडेंटली बैठा हुआ था। इसमें मौलाना का आइडिया कम से कम ये नहीं है और बिलावल साहब ने कहा था कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा मौलाना की आइडियाज पे, मगर उसके बाद जो ना आज फिर किसी और कमीशन की बात कर ली गई है। तो वो ट्रुथ कमीशन जो उनके जहन में जब ये आइडिया आया है तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से इफेक्टिव होगा। वैसे तो जुडिशियल कमीशन भी कोई इतना इफेक्टिव नहीं होता और ये एक नया कमीशन का जो आइडिया है उसका जो है ना वो किस तरह से मामला को नहीं समझ सकता और ये काम का मामले मजीद खराबी की तरफ जाना होगा। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, सीनियर रहनुमा JUIFA कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू हुए थे और इसी के साथ ही बढ़ते एक ब्रेक की तरफ हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, लाइक आई मेंशन्ड, रिन्यूड हमें एक वॉर नज़र आ रही है इजराइल US की ऑन ईरान, और जो इस वक्त एक सिचुएशन है कि जहां पर अमेरिकी सदर के मुसलसल पे दर पे धमकी आमेज़ जो बयानात हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इक़साम के साथ जो है वो हमले किए जाएंगे ईरान पे, ईरान की रिटेलिएशन भी नज़र आ रही है उनकी जानिब से। इसने, इन रीसेंट इवेंट्स ने, स्ट्राइक्स ने कितना मुश्किल बना दिया उस पूरे एक प्रोसेस को कि जहाँ पर हमने बड़ा प्रोग्रेस देखा, और अब क्या ईरान अमेरिका जो है उनके दरमियान एक दोबारा से निगोशिएटेड पीस डील की तरफ जाना आपको बहुत मुश्किल नजर आ रहा है मजीद? बहुत शुक्रिया। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की थी, सीज़ फायर भी करवाया, MOU भी करवाया, पार्टीज़ को बिठाया। अब देखिए, दोनों मुल्कों की अपनी खारजा पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो ज़ाहिर बात है वो बेहतर समझते हैं। जितना काम पाकिस्तान कर सकता था अब ग्लोबल पीस के लिए वो तो हमने कर दिया। अब बाकी हर मुल्क अपने अपने हिसाब से चीज़ें देखता है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात इसमें ये देखें, मैं समझता हूँ कि इस सारी जंग के अंदर एक फ़ेज़ 1 था और ये जो अब चल रहा है ये फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 ये था कि आपने देखा कि जब अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया, लीडरशिप को असैसिनेट किया, 3-4 माह जंग रही, फिर सीज़ फायर हुआ, MOU हुआ और मामलात बेहतर हो गए। ईरान दुनिया में तेल बेचने लग पड़ा, उसके ऊपर सैंक्शंस खत्म हो गई, उसकी री इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सारा कुछ हो गया। अब फ़ेज़ 2 ये है कि ईरान ने खुद चूज़ किया है कि वो इस MOU के एक अशिक जो आर्टिकल 5 है उसको वो कह रहे हैं कि नहीं, हम फैसला करेंगे कि जो वाटरवे है, इंटरनेशनल वाटरवे क्या होगा, और अमेरिका इसमें कोई फैसला नहीं कर सकेगा। तो वो जो अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं बेसिकली, अब ये यहाँ जो उसकी इंटरप्रिटेशन वो करना चाह रहे हैं, अब मसला तो उसके ऊपर, और ये फ़ेज़ 2 है। और मैं इस फ़ेज़ 2 में ज़ाहिर बात है इज़राइल अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका के देखें, अमेरिकन समझते हैं कि अमेरिका की क्या सिक्योरिटी एश्योरेंसेस हैं खित्ते के अंदर, अगर अमेरिका से जो है वो वाटरवे नहीं खिलवा सकता, या कतर को, UAE को और बाकी ममालिक को ईरान से पूछना पड़े कि हम कहाँ से गुजरें, तो फिर अमेरिकन प्रेजेंस का क्या बनेगा। तो मुझे लगता है ये फ़ेज़ 2 है और फ़ेज़ 2 के अंदर ज़ाहिर बात है फ़ेज़ 1 वाली चीज़ें नहीं है, हमें इसको इस एंगल से देखना। और अमेरिकी सदर अमेरिका जो है वो अपनी पावर प्रोजेक्ट करेगा और वो ये उसके लिए एक लेजिटिमेट वॉर नजर आती है, एक ऐसी वॉर नजर आती है जिसमें वो वाकई ही अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है एज ए सुपर पावर, एज ए बिग पावर, एज ए गारंटर ऑफ सिक्योरिटी टू मेनी कंट्रीज इन द रीजन, और वो चाहता है कि इंटरनेशनल वाटरवे खुले। अब इसकी डिफरेंट कॉस्ट हो सकती है, तो एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात पाकिस्तान की देखें तो हमने चीजें की, देखें पर डॉक्टर साहब वो एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कलामी की माफी के लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी दोनों साइड्स ने एग्री किया था कि एस्टैब्लिश किया जाएगा सो दैट के जो भी इंसिडेंट्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन है, कोई भी गैर यकीनी की सूरत हाल है, दोनों के दरमियान जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करने के लिए परहैप्स वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो एक्टिव रखी जाएगी। सो उसको भी बरोए कार लेकर आना और उसके तहत जो है वो तमाम जो डिफरेंसेस हैं और जो क्लॉज 5 का आप जिक्र कर रहे हैं वो कितना ज़रूरी है एड्रेस हो जाना।
देखिए, बात ये है कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पे बात तो हो रही होगी, चीज़ें हो रही होंगी। ये एक फ़ेज़ ऐसा है, ये भी गुज़र जाएगा। लेकिन फ़ॉर अ मोमेंट ज़ाहिर बात है, ईरान समझता है, ईरान बड़े ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के, बड़ी पिक्चर को इग्नोर करके स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पे अटक के रह गया है। आप देखें ना, कहाँ पे आप पे सैंक्शंस खत्म हो, आप दुनिया में तेल बेच सकें, आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, आपकी पॉलिटिकल मेनस्ट्रीमिंग है, आप एक बड़ी दुनिया के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं और आपने फैसला किया कि नहीं, हमें उसमें नहीं जाना। हम सिर्फ और सिर्फ अभी यहीं पे फैसला करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पे ही चीज़ों को फैसला करेंगे। देखिए, उसमें तो अमेरिका के पास भी बहुत चॉइसेस हैं। वो भी देखें, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बाकी चीज़ें तो वो चलती रहेंगी, वो तो हमेशा खुली रहती हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि जंग के दौरान वो ट्रम्प क्या कहता है, मैं कहता है मैं तो रोज़ मारूँगा इनको और मारूँगा और देन रिटर्न में मैं इनको टेबल पे लेके आऊँगा ताकत के ज़रिए। तो ईरान को फिर टेबल पे आना पड़ेगा और फिर फैसला होगा और फिर 2 रूट अगर तय होते हैं तो ईरान को उससे क्या मिलेगा? और क्या ईरान सिंगल हैंडेडली ये मजबूर कर सकता है दुनिया को मेरे रूट से गुज़रें? मुझे नहीं लगता इसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर अमेरिका ये नहीं करवा पाता तो अमेरिका फिर किस चीज़ की सुपर पावर रह गया? तो मुझे लगता है कि लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी ओपन है। अभी पाकिस्तान या बाकी शायद ममालिक ये महसूस करते होंगे कि ठीक है, इनको लड़ने दें जो ये समझते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। और दूसरी बात ये रह गई कि फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो ये हमें क्या कहते हैं या किस तरह का डायलॉग होना है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, ईरान की पोजीशन ज्यादा मजबूत होती अगर ईरान जो कुछ लेबनान में हो रहा है उसके हवाले से ये कहता कि एमओयू की वायलेशन हो रही है। लेकिन लेबनान में क्या है कि लेबनान के अंदर वहां पे अमेरिका, इजराइल और लेबनान का एक एग्रीमेंट हो गया, एक अरेंजमेंट हो गया जिसपे ईरान बिल्कुल आउट है उस गेम से। तो वो समझते हैं कि अब हमारे पास स्वाय स्टेट ऑफ हार्मोज के और कुछ नहीं रह जाता। तो ये भी एक बड़ा टेक्निकल चीज है, क्योंकि कहा तो जाना तो ये चाहिए था ना कि इजरायली फोर्सेस लेबनान से निकलें, लेकिन लेबनानी कहते हैं हमें कोई मसला नहीं, हमें ये कबूल है। तो फिर ईरान जो है वो उसने पहले चीजें लेबनान से लिंक की हुई थी, अब उसने वहां से हट के तो अब वो स्टेट ऑफ हार्मोज पे आ गया। तो मुझे लगता है कि ये पावर प्रोजेक्शन है। देखते हैं कि किस हद तक ईरान भी कर पाता है और अमेरिका को भी ये सूट करता है। देखें, अब तो इजरायली साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि जंग तो अमेरिका और ईरानियों की हो रही है और ईरान जो है वो अब लड़े। अब देखें, ईरान हर मुल्क के ऊपर हमला भी नहीं कर सकता। उसने इस दफा जॉर्डन को पिक किया है, वो यूएई पे उस तरह हमले नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर इजरायली एंटर होंगे तो शायद वो समझते होंगे हम यूएई पे हमला करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोई मुस्बत सोच नहीं थी। एक निगोशिएटेड सेटलमेंट हो सकती थी, 2 रूट ही रहते, आप शेयर्ड अंदाज से स्टेट ऑफ हार्मोज को चला सकते थे, क्योंकि ईरान की देखिए अभी कोई नेगेटिव लिवरेज है। अभी उनकी को वो इस तरह ये नहीं, वो किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते, वो चीजें रोक सकते हैं, रोड़े अटका सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर ऐसा साहब आखिर कब तक, क्योंकि दीगर ममालिक की भी पेशेंस जो है वेयर ऑफ कर रहा है, वो काफी ज्यादा इस वक्त रिस्ट्रेंट का मुजाहरा, और जो सारे इस बात पे एम्फेसिस था कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए, अब ये जंग जो है वो तो फर्दर अब सेकेंड फेज में ब्रॉडन होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, देखना यह है कि किस हद तक ये जाती है जंग। और ईरान, देखिए पहले तो ईरान का ये था ना कि ईरान के ऊपर एक थी, उनके ऊपर एक विक्टिमहुड थी। अब ईरान पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो पावर प्रोजेक्शन में है, दुनिया ईरान को कैसे देखती है। देखिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप पहले विक्टिम थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम फैसले करेंगे। तो मेरा तो नहीं ख्याल है दुनिया ईरान को ये करने देगी। तो ये चीज जो है वो ईरान को भी इस चीज की समझ है, लेकिन वो समझते हैं कि क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें महंगी होंगी, इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर बर्डन आएगा, क्योंकि महंगाई होगी, अमेरिका में भी महंगाई होगी। लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिकी सदस्य समझते हैं कि बहुत सारा तेल इंटरनेशनल मार्केट में आ चुका हुआ है, एक स्पेस उनको मिल गई थी, जो सप्लाई चेन बहाल हो गई थी। तो अब अगर दोबारा हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है तो कोई ज्यादा मसला नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं आएगी। और आप देखें अमेरिकी सदर की उसकी पावर और कैपेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ गया। अब उसको सारा कुछ अपने लिए करना है। पहले हो सकता है वो पार्शियली इजराइल के लिए कर रहे थे। और आप देखें ना, ईरान जो कर रहा है कि ईरान ने जो इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो दरारें थी उनको खत्म कर दिया। अब इजरायली बार बार अमेरिका को कह रहे हैं कि हम तो पहले ही आपको कहते थे IRGC ऐसे है, और हमें
वो है वो हालात खराब करते हैं। तो अब देखें, तो ये पॉइंट इसको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन अगर ये कंटिन्यू रखते हैं जो वो कर रहे हैं, तो नुकसान ईरान को ये है कि कहाँ पे देखें, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि सैंक्शंस हटा लो और दुनिया में तेल बेचो, और कहाँ पे आप रोजाना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। अगर वो एक साइड से शुरू हो जाए ईरानी अमेरिकन, और हर रोज आपका जो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेशक जो भी है उसको हमला करना शुरू कर दें, तो कहाँ पे जाएगा ईरान? ये देखें, ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक डेवलपमेंट है कि ईरान को इस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि जो तरीका उन्होंने, जो एक नेगेटिव लिवरेज है, वो कुछ ज्यादा देर इस तरह उनकी नहीं चलने वाली। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा साहब। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।